अब देखिए, अब जो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर के, अगर इफ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन x एटम, अब 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स है? x एटम है। देन द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कितने होंगे? अब देखिए, इसमें x यहां पे इन्वॉल्व करके इन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लिहाजा इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि पहले मतलब मैं आपको चंद ऑप्शंस देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि 4 ऑप्शंस पे हम बात करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि 0.5 x आइटम्स, 0.7 x आइटम्स, 0.9 x आइटम्स और 0.10 x आइटम। ठीक है, सपोज ये मैं कहता हूं। अब इसमें आपने मुझे मतलब यह है कि वैल्यू बतानी है, लेकिन इसको सबसे पहले हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशंस पे चले जाते हैं। तो सॉल्यूशन इसका किस तरह है, आपने गौर से देखना है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एवोगैड्रो नंबर पे जाएं। जो रिलेशन वहां पे एस्टैब्लिश है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन 12, ये किसके बराबर है? ये 12 ग्राम के बराबर है। कितने के बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है। लेकिन यहां पे हमसे क्या कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन x एटम, तो कहते हैं कि ये x एटम्स के भी बराबर हो गया। लेकिन हमें ये भी पता है कि 1 मोल 1 एवोगैड्रो नंबर के भी बराबर होता है, तो ये इसके भी बराबर हो गया। अब इस रिलेशन को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हमें पता है कि Na क्या है? Na बेसिकली यहां पे हम लिख देते हैं कि वी नो दैट, अब Na हमारे पास क्या है? तो Na हमारे पास है कि नंबर ऑफ एटम्स, अब नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और सिंपली हम कह सकते हैं कि C12। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो लिहाजा इस रिलेशन से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया है कि x इज इक्वल टू Na। यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि x हमारे पास क्या है? ये Na है। x क्या है हमारे पास? Na है। देखिए, x क्या कहते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने एटम्स मौजूद है, ये हमें इसमें बता रहे हैं। लेकिन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर है? किसी भी सब्सटेंस का आप 1 मोल ले लें और उसका मोलर मास ले ले, तो ये सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो लिहाजा यहां पे इसकी समझ हमें जो है ना वो इस तरह जाती है कि x इज इक्वल टू Na। अब हम इसको थोड़ा सा वो जो है ना वो आगे लेके चलते हैं। हमें पता है कि एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम वो कितना है? तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम है 24 ग्राम, और ये किसके बराबर है? ये 1 मोल के बराबर है। ये इसको हम मोलर मास भी कहते हैं, क्योंकि 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम के बराबर होता है। तो लिहाजा 1 मोल ऑफ द मैग्नीशियम एटम इज इक्वल टू 24 ग्राम इज इक्वल टू x एटम। अब देखिए, इसी रिलेशन को हम यहां पे किस तरह लिख सकते हैं कि ये 24 ग्राम, तो 1 मोल, तो 1 मोल को मैंने यहां पे देखे, अब ये इसके बराबर है Na और Na इसके बराबर है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि x एटम्स, देखिए ये किसके बराबर है? अब इसको इस तरह लिख लें, आपको इजी हो जाएगा। इस 1 मोल की जगह मैंने जो है ना वो क्या लिख दिया? x लिख दिया। यहां पे मैं Na भी लिख सकता था, तो आप यहां पे पहले Na लिख ले, फिर x एटम्स लिख के, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम था आपको समझाना। तो अब हमें कह रहे कि 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, अब 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फिर कितना होगा? तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास आता है कि 12 डिवाइडेड बाई 24, 12 डिवाइडेड बाई 24। फॉर्मूला ये है कि स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो इससे आता है 0.5 मोल। 0.5 मोल कितना आता है? 0.5 मोल। सो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू x एटम्स। तो 0.5 मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे कि इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 0.5 इंटू x, सो 0.5
x एटम, 0.5 x एटम, लिहाजा इट मीन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन 0.5 x एटम्स। तो ये हमारा जो है ना वो क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब ये आंसर मैंने कैसे निकाला, ये फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला, इसके लिए जरूरी है कि मैं एवोगैड्रो नंबर का लेक्चर देखो, तो इस एमसीक्यूज के पर आपको और इसके सॉल्यूशन की इजीली समझ आ जाएगी। सो माय आंसर इज दिस वन। ठीक है, तो चलो अब इसको समझने के लिए आप पूरा लेक्चर पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चेक एकेडमी, एमडीके, नीट, जी और ईटा के एमसीक्यूज और लेक्चर के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्ले लिस्ट में एमडीकेट के लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, जो ऑलमोस्ट हम टेस्टोमेट्री का चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जितने भी लेक्चर्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो एवोगैड्रो नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आज इसमें कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो आपने शायद ही कभी देखे हो या कभी सुना हो सकता है किसी ने सुना हो, लेकिन बहुत ही रेयर। तो वो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर ये आपके पास द नंबर एक्सप्रेसिंग, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि द नंबर एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी, मतलब एक ऐसा नंबर जो क्वांटिटी को शो कर रहा है, क्वालिटी का उसके साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो इट मीन के एवोगैड्रो नंबर हमारे पास एक क्वांटिटी है और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में इसका की रोल होता है। क्या होता है? की रोल होता है। किसने डिस्कवर किया था, किसने डेवलप किया था, किसने इस पे काम किया था, कौन था अमीदो एवोगैड्रो, छोड़े उसको। जिस तरह हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हमारे पास, अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि 1 डजन एग्स मुझे दे दें, तो वो क्या करेगा? वो ऑब्वियसली आपको 12 एग्स देगा। सिंपल है। अगर आप जाते हैं मतलब किसी शॉपकीपर के पास के 1 पेयर आप ग्लव्स मुझे दे दें, मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो ऑब्वियसली वो आपको 2 ग्लव्स देगा। सिमिलरली अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और कहते हैं कि 1 kg आप मुझे शुगर चाहिए, तो वो आपको क्या देगा? वो आपको ऑब्वियसली 1000 ग्राम आप शुगर देगा। अगर आप मिल्क वाले के पास जाते हैं कि मुझे 1 लीटर मिल्क चाहिए, क्या चाहिए? 1 लीटर मिल्क चाहिए, तो वो आपको 1000 ml मिल्क देगा। अब ये चीजें अंडरस्टूड है। क्या है? ये अंडरस्टूड है कि अगर मैं इस तरह का एक वर्ड यूज करता हूं तो इस वर्ड का आगे मतलब क्या होगा, इस वर्ड का आगे मतलब क्या होगा। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास 1 मोल एटम्स है। भाई आप कहेंगे 1 मोल एटम मतलब 1 एटम है। नो, नेवर। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल एटम्स है, तो 1 मोल एटम्स का या 1 मोल पार्टिकल्स का क्या मतलब हुआ? 1 मोल पार्टिकल का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका ये मतलब हुआ, क्या हुआ? ये मतलब हुआ। इट मीन कि जो मोल है हमारे पास, इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? एवोगैड्रो नंबर के साथ। किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ। मतलब यह है कि यहां पे आप जो भी वैल्यू लगाएंगे, सपोज मैंने x लगाया तो यहां पे x है, मैंने यहां पे p लगाया तो यहां पे p है, लेकिन आपने तो इंग्लिश नहीं पढ़नी, आपने तो केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आप क्या लगाओगे? सिंपली आप अगर यहां पे 1 लगाते हो, क्या करते हो आप? यहां पे 1 लगाते हो तो यहां पे भी 1 होगा, यहां पे आप 2 लगाते हो तो यहां पे भी 2 होगा। मतलब यह है कि अगर मेरे पास 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, तो सपोज मैं कहता हूं कि 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। इस तरह 3, 4, 5 जितना आप जाते हैं, या आप 1 से नीचे आते हैं, 0.7, 0.8, 0.9, 0.5, जितना भी आप नीचे आते हैं, इसका मतलब यह है कि ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने तो 1 मोल पार्टिकल की बात की है, तो पार्टिकल क्या है? देखिए पार्टिकल क्या है हमारे पास। मैं कहता हूं 1 मोल, तो ये मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं। ये मेरे पास
इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये मेरे पास इतने फॉर्मूला यूनिट हो सकते हैं फॉर इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, और ये मेरे पास इतने आयन्स हो सकते हैं आयनिक स्पीशीज में। ठीक है, तो 1 मोल आप किसी का भी ले ले यहां पे, तो जो आपने कहा कि लेट सपोज 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, तो इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल ऑफ द एटम, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो इसका मतलब यह है कि मोल के साथ आप जो यहां पे लगाएंगे तो वो इसके बराबर होगा। आप यहां पे वैल्यू चेंज करेंगे तो यहां पे वैल्यू ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगी। अब यहां पे कोई यूनिट लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली यहां पे लगेगा। आप एटम लगाएंगे तो यहां पे हो जाएगा, आप मॉलिक्यूल लगाएंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, आप आयन्स लगाए तो आयन हो जाएंगे, आप NaCl की बात करेंगे, AgNO3 की बात करेंगे तो वो फार्मूला यूनिट्स हो जाएंगे। आप NO3 माइनस की बात करेंगे, आप SO4-2 की बात करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएंगे, आयन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन कि ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैंने हमसे बात की कि ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास बेसिकली है क्वांटिटेटिव रिलेशन, इसका क्वालिटेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ गोल्ड है, दूसरा कहते हैं कि भाई मेरे पास तो 1 मोल आप H2 ही मैं दे सकता हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई मेरे पास गोल्ड है तो इसमें कोई और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर वो मुझे कहे कि भाई मेरे पास तो इसमें इतने पार्टिकल्स मौजूद है, तो मेरे पास भी इसमें इतने ही पार्टिकल्स होंगे, लेकिन ये पार्टिकल्स गोल्ड के होंगे और उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, वो H2O के होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये क्वांटिटी आप किसी भी चीज के लिए ले लें, ये क्वांटिटी आप किसी भी चीज के लिए ले लें, वैल्यू इसकी बराबर ही रहेगी। 1 मोल आपने जब इस्तेमाल किया तो ये इसके बराबर है। हाँ, अगर आप कहेंगे यहां पे मेरे पास 1.5 है या 2 है या 0.5 है तो फिर ये वैल्यू चेंज हो सकती है। अदरवाइज इस 1 का और इस 1 का एक जैसा ही है, चाहे वहां पे आप गोल्ड ले लें, वहां पे आप सैंड ले लें, वहां पे आप कॉटन ले लें, जो भी आप ले लें, वो नंबर आपके पास सेम रहेगा। तो इट मीन कि देयर इज नो क्वालिटी, ओनली इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। फिर आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं, तो डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो फिर इसका हम क्वांटिटी या ये नंबर कैसे लेंगे? देखिए, अगर आपके पास डिफरेंट एटम का एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मासेस किसके बराबर होते हैं, वो मोल के तो सेम बराबर होते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि डिफरेंट एटम्स एटॉमिक मासेस आर इक्वल टू मोल। अब मोल में तो वो बराबर होंगे ना, किस तरह बराबर होंगे? सपोज मैं कहता हूं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये मेरे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के तो बराबर है ना। अगर मैं कहता हूं कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये मेरे पास 23 ग्राम ऑफ सोडियम के तो बराबर है ना। तो लिहाजा, और अब ये किसके बराबर है, तो ये ले लें, ये ले लें, इसको ले लें और इसको ले लें, इस सारे आपके पास 1 मोल के बराबर है। तो डजंट मैटर कि एटॉमिक मास कितना है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एटॉमिक मास कितना है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये मोल के बराबर है और मोल आपके पास किसके बराबर है, यस, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन बन गया, ये आपका एक रिलेशन बन गया। तो इट मीन्स के हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डिपेंड नहीं करता कि किस एटम का मास कितना है। एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ये बताएगा कि ये वैल्यू 1 मोल के बराबर है, 0.5 मोल के बराबर है, कितने के बराबर है। तो आप जब मोल निकालेंगे तो मोल का एवोगैड्रो के साथ रिलेशन है, एटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जो आपने मोल निकाला वो उस मोल के हिसाब से ही फिर आगे कैलकुलेशन करके देगा। अभी हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड में, फॉर्मूला यूनिट्स में या आयन्स में जो स्पीशीज होते हैं उसमें ये हम किस तरह वैल्यू निकालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए गाइस, यहां पे हम बात करते हैं कि एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज मैं कहता हूं कि 18 ग्राम ऑफ
H2O। अब 18 ग्राम ऑफ H2O किसके बराबर है? 18 ग्राम ऑफ H2O बराबर है 1 मोल ऑफ H2O के। किसके? 1 मोल ऑफ H2O के, वो इसके बराबर है। तो लिहाजा मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मेरे पास कितने 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23 क्या होंगे? मोलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे। क्या होंगे? मोलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे। ये मैं लिख सकता हूं, ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूं। देखिए सपोज मैं कहता हूं मेरे पास 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, C6H12O6, तो ये मेरे पास 1 मोल के बराबर है। कितने के बराबर है? 1 मोल के। तो लिहाजा इट मीन के 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या मैं लिख देता हूं कि मेरे पास, आप इसका ले ले, क्या नाम है, शुगर का ले ले, तो शुगर के 342 ग्राम। भाई सिंपल है, C12H22O11, इसका आप एटॉमिक मास ले लो और कैलकुलेट कर ले। तो इसमें मतलब यह है कि 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मेरे पास इसके बराबर आ गए। ठीक है, अब सेकंड, ये तो आ गया है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होंगे। अब मैं बात करता हूं सेकंड जो रिलेशन है, तो वो मेरे पास क्या है? सेकंड मेरे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड में क्या है? तो सिंपली मैं लिख सकता हूं कि 58.5 ग्राम आप NaCl, ये बराबर है 1 मोल ऑफ NaCl के। तो इट मीन कि ये मेरे पास 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स। आपने यहां पे फार्मूला यूनिट्स लगाना है। जो मैंने आपको बताया था कि फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। या मैं कहता हूं कि मेरे पास 170 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये मेरे पास 1 मोल के बराबर है। और ये कितने पार्टिकल हो गए? 6.022 10 रेज द पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स आप सिल्वर नाइट्रेट, आप सिल्वर नाइट्रेट। तो ये मेरे पास सेकंड। तो देखिए, अगर आपके से कोई कहे कि भाई कंपाउंड H2O है और कंपाउंड NaCl है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे 1 मोल में? आपने ये हरगिज नहीं कहना कि ओ भाई NaCl तो फॉर्मूला यूनिट है, ये तो मॉलिक्यूल्स है, ये तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी। नो, वैल्यूज बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। आपने सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है कि 1 मोल है। 1 मोल जिस तरह मैंने कहा गोल्ड का हो, H2O का हो, किसी भी चीज का हो, वो आपके पास इसके बराबर ही होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल्स आप, हाँ यस, एग्जाम्पल आप आयंस को हम ले लेंगे। तो एग्जाम्पल आप आयंस में आपने क्या करना है? तो एग्जाम्पल आप आयंस में देखें, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है? मेरे पास 1 मोल आप बोले यस NO3 है, तो चलो हम लिख देते हैं कि 62 ग्राम आप नाइट्रेट, ये आ गया आपके पास 1 मोल आप, तो इट मींस कि हमारे पास कितने पार्टिकल है? 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23 नाइट्रेट आयंस। ठीक है, या मैं लिख देता हूं कि मेरे पास SO4 माइनस है, तो मैं कहता हूं कि 96 ग्राम ऑफ SO4 माइनस 2, इट मीन के 1 मोल ऑफ SO4 माइनस, तो इसकी वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23 SO4 आयंस। आई समझ बात? तो इस तरह आप इसका भी जो है ना वो रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये तीनों रिलेशन समझ में आ गए हों कि इसका क्या मतलब है और किस तरह आपको डिफरेंट सब्सटेंस दे सकते हैं, तो आपने ये हरगिज नहीं सोचना कि इसके साथ इसकी वैल्यू पे भी फर्क पड़ेगा। नो, इसकी वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा,
बल्कि अगर आपके पास 1 मोल की क्वांटिटी मौजूद है तो आप 1 मोल, चाहे वो आपके पास आयनिक कंपाउंड हो, आपके पास आयंस हो, आपके पास एटम्स हो, आपके पास मॉलिक्यूल्स हो, जो भी आपके पास हो, वो क्वांटिटी सेम ही रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद मैंने एक एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, या चलो हम कुछ फॉर्मूले और रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और फिर हम फाइनल एक एमसीक्यूज को इस पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा गाइस, अब ये देखिए हेडिंग मैंने क्या डाला है कि रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल कांस्टेंट एंड प्रॉपर्टीज। मैं आपको कुछ रिलेशंस लिखवाता हूं। फॉर एग्जांपल, द नंबर 1 दैट इज R इज इक्वल टू KBNA। अब ये रिलेशन किसके दरमियान है? ये रिलेशन है फॉर व्हाट? गेस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। व्हाट? गेस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन गेस कांस्टेंट एंड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब सेकंड मेरे पास किसके बराबर है? तो वो है F दैट इज इक्वल टू Na इंटू E। Na तो आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर है, तो ये रिलेशन है फैराडे कांस्टेंट एंड एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज। द थर्ड रिलेशन, अब देखिए इसको यहां पे 1 लिख ले तो आपके लिए वो क्या होगी? आसानी होगी। Mu एंड डिवाइडेड बाई Na। अब ये रिलेशन किसके दरमियान है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU एंड न्यूक्लियर मास कांस्टेंट एंड न्यूक्लियर मास कांस्टेंट, मतलब यह है कि MU। और वी नो दैट के 1 AMU किसके बराबर है? 1.66 इंटू 10 रेज़ द पावर -24, इसके बराबर है। तो ये कुछ रिलेशंस है। अब इसके साथ कुछ फॉर्मूलाज भी है। क्या है? फॉर्मूलाज भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कि N इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो ये आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला बेसिकली नंबर ऑफ मोल के है कि N इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई कैपिटल M। लेकिन आपको पता है कि 1 मोल 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, तो लिहाजा यहां पे मैं इसको Na कंसिडर करता हूं कि एवोगैड्रो नंबर मेरे पास इसके बराबर है। या मैं लिख सकता हूं कि N इज इक्वल टू PV बाई RT। या मैं लिख देता हूं कि N इज इक्वल टू व्हाट? V इंटू स्मॉल m। तो यहां पे N मेरे पास क्या है? N मेरे पास है एवोगैड्रो नंबर, और स्मॉल m मेरे पास है मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसके जरिए आप एवोगैड्रो नंबर बड़ा इजीली मतलब निकाल सकते हैं। अब यहां पे हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए इन रिलेशन के जरिए आप बहुत सारा जो है ना वो डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे एमसीक्यूज आते हैं या आपके पास इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि रिलेशन लेके एवोगैड्रो नंबर यूज हो रहा है, या उन्होंने यहां पे एवोगैड्रो नंबर ना दिया हो और ये 2 टर्म्स आपको दिए हो, तो ये रिलेशन आप याद रख ले कि इसमें एवोगैड्रो नंबर कहां पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और इसके जरिए आप परसेंटेज के मतलब वॉल्यूम इन परसेंटेज आप बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। फैराडे कांस्टेंट को यूटिलाइज करके आप बहुत सारे इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस आइडियल गैस कांस्टेंट का जो होता है PV इज इक्वल टू NRT का, तो R इसमें जो आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसके साथ इसके बहुत सारे कैलकुलेशन वो हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम एक सिंपल MCQs करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम। तो इसमें मैं फर्दर ऑप्शन डाल लेता हूं कि ऑप्शन मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शन मेरे पास हो सकते हैं कि 1.0 इंटू 10 रेज़ द पावर 23, ये आंसर भी हो सकता है। सेकंड मेरे पास सकता है कि 6.02 इंटू 10 रेज़ द पावर 23। थर्ड मेरे पास हो सकता है कि 2.04 इंटू 10 रेज़ द पावर 23, और थर्ड हो सकता है कि 3.01 इंटू 10 रेज़ द पावर 23। थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे ये हो सकता है। अब मेरे पास रिलेशन क्या है?
मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम, ये कितना है, ये 23 ग्राम है और ये 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। ठीक है, 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। अब मैं ये लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम ये बराबर है 1 एवोगैड्रो नंबर के। तो मुझे कितना दिया गया है, मुझे कहते हैं कि 0.5 मोल। तो 0.5 मोल कितने आप सोडियम किसके बराबर होगा? तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, इसका हम कहेंगे कि यहां पे क्वेश्चन मार्क और फिर आ जाए कि 0.5 मल्टीप्लाई विद 1। तो इससे आता है कि 0.5 क्या होंगे, 0.5 एटम्स ऑफ सोडियम, क्योंकि मेरे पास यहां पे 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स आप सोडियम आ रहे थे। लेकिन जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो यहां पे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 1 मोल इसके 1 के बराबर होगा, यहां पे आप 0.5 पे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब इस साइड पे आप 0.5 पे आ रहे हैं तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली 0.5 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि अगर यहां पे मैं 1.5 लिखूं तो वो भी 1.5 हो जाएगा। अगर मैं इसको जो है ना 1.2 कर लूं तो वो भी 1.2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 0.5, तो अब ये 0.5 क्या है, 0.5 एवोगैड्रो नंबर है। इस एटम्स को आप हटाएं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। ये आपका एवोगैड्रो नंबर आ गया। तो हम यहां पे कहते हैं कि 1 एवोगैड्रो नंबर में कितने पार्टिकल होते हैं, इंटू 10 रेज़ द पावर 23। तो 0.5 में कितने होंगे, तो 0.5 में आप इसका जो है ना वो डिवाइड करें तो 6.022 इंटू 10 रेज़ द पावर 23 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इससे आपके पास 3.01 इंटू 10 रेज़ द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो ये बेसिकली हमारा इस तरह का आंसर आएगा कि 1 मोल 1 एवोगैड्रो नंबर, 0.5 मोल 0.5 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो लिहाजा 1 एवोगैड्रो नंबर इतने नंबर ऑफ एटम्स, तो 0.5 एवोगैड्रो नंबर, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इस तरह से जो है ना वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द एवोगैड्रो नंबर। मतलब यह है कि एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। एक कांस्टेंट यूनिट है, मोल के साथ रिलेशन है, 1 मोल 1 एवोगैड्रो नंबर और 1 एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ द पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर है। ये रिलेशन आप याद रख लें। आपने नंबर ऑफ एटम्स को नहीं देखना, आपने सिर्फ मोल को देखना है और मोल आपको एवोगैड्रो नंबर बताता है। अगर आप नंबर ऑफ एटम में जाएंगे तो किसी एटम का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का बहुत ज्यादा होगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके पास अगर उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स भी दिए हैं, ग्राम भी दिया है, तो आप पहले नंबर ऑफ मोल मालूम करें और फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करें। बस ये आपने याद रखना है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स हर सूरत निकालने हैं। अगर आपको गिवन है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं गिवन तो आप इसको निकालें और उसका वो रिलेशन कि बस 1 मोल 1 एवोगैड्रो नंबर, और 1 एवोगैड्रो नंबर मतलब कि 6.022 10 रेज़ द पावर 23 पार्टिकल्स। तो इससे आप इजीली ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।